गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया को कंटिन्यू करते हुए उसके अंदर जो एंजाइम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बायोजेनेसिस के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम डिस्ट्रीब्यूशन। एंजाइम डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उसका वितरण जो है किस तरह से होता है उसके बारे में देखते हैं। अपन जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसके अलावा उसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है उसमें, और जो पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, उसमें किस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो इस तरह से है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो है मोनोएमीन ऑक्सीडेज, काइन्यूरिन हाइड्रोक्सिलेजेस, NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज, ये एंजाइम जो है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी चेन से संबंधित जितने भी एंजाइम्स और कोएंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे NAD, FAD, साइटोक्रोम A3B, साइटोक्रोम C, यूबिक्विनोन, ये सारे जो है एंजाइम और कोएंजाइम है जो रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स हैं। इसके अलावा ATP सिंथेटेज, सक्सिनिक एसिड, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये एंजाइम जो है इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस जिसे कहते हैं, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस, उसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम है पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर जो है एडिनिलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफास्फो काइनेज एंजाइम, ये एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल से संबंधित समस्त एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से?
मैट्रिक्स के अंदर जो है जो एंजाइम पाते हैं वो है मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमेरेज एंजाइम्स, एक्वानिटेज एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम। ये सारे के सारे एंजाइम जो है मैट्रिक्स के अंदर पाते हैं। तो इस तरह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया की अलग अलग सरफेस पर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस और मैट्रिक्स में जो है एंजाइम्स का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है जैव जनन किस प्रकार होता है। बायोजेनेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया के बायोजेनेसिस की बात करें तो एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो एवरेज लाइफ पीरियड होता है वो 5 to 10 डेज इतना होता है और 5 से 10 दिन के अंतराल पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इस तरह से कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की निरंतर उत्पत्ति होती रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बायोजेनेसिस है वो अलग अलग मेथड से हो सकता है और वो कौन कौन से मेथड हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला है बायोजेनेसिस फ्रॉम वेरियस सेल मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया जो है अलग अलग सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं। सेल मेम्ब्रेन से जो उत्पत्ति होती है और उसमें भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईआर ये दो पार्ट ऐसे हैं जहाँ से जो है उनके अंदर इनफोल्डिंग होती है और उसमें जो है इनफोल्डिंग के दौरान जो है उससे जो है ये बायोजेनेसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस तरह होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर इनफोल्डिंग होती है और ये आउटर ग्रोथ इस तरह से इनफोल्ड होती है, धीरे धीरे यहाँ से इधर जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद जो ये स्पेस जो है इसमें इनफोल्ड इन्वेजिनेशंस होते हैं और इस तरह से जो है ये होने के बाद में यहाँ से ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति यूनिट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। इसके अलावा ईआर से भी होती है। ईआर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और
ये इनकी सिस्टर्नी, एक दूसरे के पास आती सिस्टर्नी, उसमें फोल्डिंग होती है और उसके बाद में जो है ये पार्ट जो है यहाँ से पूरा सेपरेट हो जाता है। और ये एक नया माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तो इस तरह से जो है ये सेल मेम्ब्रेन से जो है माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस। उसके बाद हम देखते हैं फिशन के द्वारा, किसमें फिशन, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, फिशन इन प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया में फिशन के द्वारा। इस तरह से ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह से जो है पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया से उसमें विभाजन के द्वारा नए माइटोकॉन्ड्रिया का जो है बायोजेनेसिस होता है। इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन और उसकी तरह एक चूँकि डीएनए होता है इसके अंदर, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन्स है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, इसके अंदर फिर ये जो क्रिस्टी है उसकी लेंथ बढ़ जाती है और धीरे धीरे बढ़ती हुई जो है इस तरह से उस पूरी संरचना को, जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को सेपरेट कर देती है। और इस तरह से ये इसके दो पार्ट बन जाते हैं उसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर इस तरह से डिवीज़न होता है और डिवीज़न होने के बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया से फाइनली जो है दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। तो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा नए माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा डी नोवो उत्पत्ति, डी नोवो ओरिजिन। डी नोवो ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका जो होती है उसमें केंद्र के विभाजन के बाद निर्मित जो डॉटर सेल होती है, कि जो नई डॉटर सेल बनी है, और उसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स बनती है और साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स में बडिंग, एक्सटेंशन और कंपार्टमेंटलाइजेशंस के द्वारा क्रिस्टी युक्त माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न होता है। तो इस तरह से जो है एक नए सिरे से जो है माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है।
और यह जनमान जो है एक नई कोशिका जैसे बनती है उसके अंदर नए सिरे से बनता है, उसको कहते हैं डी नोवो ओरिजिन। उसके बाद जो है इवोल्यूशनरी ओरिजिन। इवोल्यूशनरी ओरिजिन, उद्विकाशीय उत्पत्ति। कोशिकाओं में एक ऑर्गन ग्रुप माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति और विकास किस तरह से हुआ है उसके बारे में जो है बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जो है बैक्टीरिया से होना बताया गया है, और इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति का सहजीवी सिद्धांत, इवोल्यूशनरी ओरिजिन। इसके अनुसार क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के द्वारा जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाली जो प्रिमिटिव सेल्स होती है, उन प्रिमिटिव सेल्स में जो है किसी पैरासाइट बैक्टीरिया ने प्रवेश लिया, उसमें एंट्री होगी, और उसके बाद होस्ट की सेल में ये बैक्टीरिया क्रेब्स साइकिल के द्वारा कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में एक जो है बैक्टीरिया एंटर हुआ पैरासिटिक फॉर्म में, और वो बाद में जो है क्रेब्स साइकिल द्वारा एरोबिक रेस्पिरेशन करते होंगे, और उसके बाद इस बैक्टीरिया में और उस जो सेल के अंदर होस्ट के अंदर बहुत ही क्लोज कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुए होंगे, और यही बैक्टीरिया जो है आगे चल कर के और माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो इस तरह से जो है उद्विकासीय उत्पत्ति के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा हुई है। उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से जो है ये जो है बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये पॉइंट हमारा जो पूरा हुआ। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस, कार्य क्या क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के। अपन जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को जो हम पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं, क्योंकि समस्त जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी के रूप में होती है, और एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। और एनिमल सेल्स के अंदर तो मैक्सिमम 95% एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इन कोशिकाओं में एटीपी सिंथेसिस की जो है एक ही मेथड होता है, एक ही विधि होती है, और उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। प्लांट सेल्स के अंदर हालांकि दो तरह के मेथड्स होते हैं। रेस्पिरेशन जो है एक प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, और दूसरा जो है ग्रीन लीफ के अंदर होता है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं किसी भी सेल के अंदर, उन ऑर्गेनेल्स में जो है उनकी तुलना माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एंजाइम और कोएंजाइम पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसके बारे में हमको देखते हैं। सबसे पहला है सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसके अंदर आता है टीसीएस और ईटीएस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दूसरा है एटीपी ट्रांसपोर्ट। तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। आयन और परमेबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
तो इस तरह से जो है सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन हालांकि 4 चरणों में पूरा होता है, 4 स्टेप्स पूरा होते हैं, और वो स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इन एसिटाइल कोएंजाइम, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो पहले 2 साइकिल होते हैं ग्लाइकोलाइसिस और एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन, वो तो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि बाद वाले 2 साइकिल होते हैं TCS साइकिल और ETS। ये दोनों जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स में पूरे होते हैं। तो इस तरह से जो है TCS और ETS के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। दूसरा है ATP ट्रांसपोर्ट। रेस्पिरेटरी चेन जो है उसके अंदर जो ATP बनते हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहते हैं, और जिस जगह जो है किसी भी सेल में जहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट करते हैं और वहाँ गति करते हैं, उस जगह जो है एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और वहाँ पर इकट्ठे होकर के इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है उन मेम्ब्रेन में जो है संकुचन उत्पन्न होता है, और उससे क्या होता है संकुचन से जो है एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, उस फोर्स के द्वारा उस मैट्रिक्स में जो है ATP और वाटर रिलीज होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से ही बाहर स्क्वीज्ड हो जाते हैं। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP की जो लेवल लो हो जाता है तो इसकी मेम्ब्रेन वापस जो है नॉर्मल हो जाती है, कलाओं का संकुचन खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो है जहाँ पर ATP की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मूव करके और एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है एसिटाइल कोएंजाइम A का उत्पादन होता है। फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन और परमेबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के जो आर पार अलग अलग प्रकार के आयनों का परिवहन जो होता है, जो उसके आउटर मेम्ब्रेन होती है वो अधिक परमेबल होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है उसकी तुलना में कम परमेबल होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है के अंदर कई कैरियर सब्सटेंस पाए जाते हैं, और इसकी सहायता से ATP, सक्सिनेट, मैलेट, आइसोसिट्रेट, ग्लूमेट, एस्पार्टेट आदि जो आयन जो है ट्रांसपोर्टेड होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है इस आयनों के अलावा इन आयनों के प्रति पारगम्य होती है, लेकिन ग्लूकोज आदि के प्रति जो है ये अपारगम्य होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है आयन ट्रांसपोर्ट के अलावा लिपिड सिंथेसिस का काम भी करते हैं। तो इस तरह से जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इम्पोर्टेंट फंक्शन हुए, और ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो चैप्टर है, जो ऑर्गेनल है, अंगक है, ये पूरा हुआ। थैंक यू।